डॉक्टर मेरी पोती कैसी है? इनके चेहरे से वाज़ेह परेशानी ज़ाहिर हो रही थी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। परेशानी की कोई बात नहीं मिस सामना, मुबारक हो, आपकी पोती माँ बनने वाली है। थोड़ी वीकनेस है, मैं ये दवाई लिख कर दे रही हूँ, इन्हें ये टाइम से खिलाइए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। आमना बेगम का चेहरा खुशी से सुर्ख पड़ा था। कितने सालों बाद इस घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला था, मगर वो अपने पोते को सबक सिखाने का सोच चुकी थी। वो जानती थी कि इनका पोता आबिर के लिए बेहद परेशान था। उठती आबिर के पास गई। माँ बनने की चमक इसके चेहरे पर खुशी की तरह चमक रही थी। वो झुक कर अब इससे प्यार कर रही थी। आबिर की आंखें भीगी हुई थी। जिसकी औलाद इसके पेट में मैं थी, वही इसके साथ नहीं था। वो कब से आमना बेगम के नंबर पर फोन मिला रहा था, मगर शायद दूसरी तरफ आमने ने कसम खाई हुई थी कि वो अपने पोते की नाक से लकीरें निकाल कर ही दम लेंगी। इससे पहले वो इसका फ़ोन नहीं उठाने वाली थी। रोमान ने थक हार का फ़ोन साइड पर फेंका था। कम से कम 10 कॉल वो आमना को कर चुका था, मगर मजाल है अभी एक भी कॉल उठाई हो। अब वो अपने सर पर हाथ फेरते टल रहा था। सुकून एक लम्हे को नहीं आ रहा था। दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। थक हार को दोबारा मोबाइल उठाते आमना बेगम के नंबर पर कॉल कर रहा था। तय हुआ कि वो शख्स अब अपनी अना तोड़ने वाला था। इस बार शायद आमना बेगम को अपने पोते पर तरस आ गया है, इसलिए 3 बेल के बाद कॉल उठा चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम दादी, कहाँ थी आप? कब से कॉल कर रहा हूँ आपको। हाँ वो मैंने तुम्हें बताया था, घर में थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए थोड़ी मसरूफ थी हम। तुम बताओ तुम क्यों परेशान हो? रमान ने अपने सर पर हाथ मारा। वो न चाहते हुए भी आमना बेगम पर यह जाहिर कर चुका था वो परेशान था। दादी क्या हुआ घर में इस वक्त? रमान ने सोच लिया था कि वो अपनी बीवी के बारे में पूछते हुए सोचेगा नहीं। दादी ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई थी जो आप यूँ इतनी इमरजेंसी में चली गई? बताएं मुझे क्या हुआ। वो अपनी बीवी के लिए बेहद परेशान में फिक्रमंद था। बेटा घर में इमरजेंसी हुई थी, कोई इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं थी कि तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो। दादी प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे घुटन हो रही है। बेटा वो आबिर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो हम इसे लेकर हॉस्पिटल गए थे। रुमान अपने सर पर हाथ फेरने लगा। दादी क्या हुआ था इसे? इसके लहजे में फिक्र ही फिक्र टपक रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था वो उड़कर पाकिस्तान पहुंच जाए। मेरे बच्चे तुम्हें इससे क्या, तुम तो इसे छोड़कर चले गए थे तो तुम्हारी बला से वो मरे या जिए तुम्हारा क्या जाता है। अल्लाह न करे दादी, किस किस्म की बातें करने लगी हैं आप। अभी के मरने वाली बात है। रुमान का कलेजा मुकाया था। इसे अभी मालूम हुआ था कि वो इस औरत की मौत का तस्वर भी नहीं कर सकता और इसके लिए अब इतनी ज़रूरी हो गई थी। हाँ मेरे बच्चे, तुम तो इससे लावारसों की तरह जहाँ छोड़ गए थे। ये कहकर के इसने तुमसे पैसों के लिए शादी की है तो तुम्हें क्या फिक्र इसकी? हम हैं इसकी देखभाल के लिए, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। तुम तो वैसे भी इसे तलाक देने वाले हो ना, तलाक भेजा दो, हम इसका ख्याल रख लेंगे। इसने अपने लबा पर हाथ रखा। तो क्या अभी दादी को सब कुछ बता चुकी थी? दादी प्लीज़ इस किस्म की बातें तो ना करें, मुझे बताएं क्या हुआ ऐसे। क्यों बताओ, मैं तुम्हें रमान, यहाँ तुम इसे लवारसों की तरह छोड़ के गए, तुम्हारी बीवी थी वो, अब तुम्हें इसकी फिक्र हो रही है। तुम्हें इसे तलाक देनी है ना, तुम इसे तलाक भिजवा दो। दादी भुगो भुगो कर इसके मुँह पर जूते मारी थी। दादी के जूतों के थप्पड़ों से वरमान का चेहरा सुर हो गया। दादी गुस्से में इस दिन ये बात कह दी थी इससे, मैं भला से तलाक क्यों दूंगा, वो मेरी बीवी है। रमान ने शिकस्त तस्लीम की। दादी के आगे वो भला कब तक जी सकता था। पेट से बात निकलवाने माहिर थी इसकी दादी, जिसे अभी निकलवा चुकी थी। मुझे बताएं दादी क्या हुआ है अबीर को? बच्चे बेहोश हो गई थी, डॉक्टर के पास लेके गए, पता चला कि खुशखबरी है, मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। आमना बेगम ने भी रोमान को परेशान करने का बाकी बदला दूसरे दिन पर उठाते इसे जो खुशी की खबर पहुंचा दी। सबर को सुनते रोमान खुशी से खड़ा हो गया। इसका मुंह बेयकीनी नहीं सिख रहा था, वह बाप बनने वाला था। सोच कर ही इसे मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था दिल में कोई चुटकियां बढ़ रहा हो, लबों से मुस्कुराहट चिपक गई हो। दादी क्या आप सच कह रही हैं? इसके लब बुरी तरह से कपकपा रहे थे। हाँ मेरे बच्चे, मैं बड़ा झूठ क्यों बोलूँगी। और हाँ तुम्हें अबीर को तलाक देनी है ना तो तुम दे दो, ये बच्चा अबीर खुद भी पाल सकती है। ये सुनते वो दोबारा सोफे पे बैठा था। इसकी खुशफहमी का गुबार इसकी प्यारी दादी दोबारा से फोड़ चुकी थी। दादी वो मेरा बच्चा है, वो अकेले क्यों इसे पालेगी और मैं इसे तलाक नहीं दे रहा। दादी इस दिन मैंने गुस्से में वो बात कह दी थी। वो बुरी तरह से शर्मिंदा हो रहा था। दादी भी शर्मिंदा करने का कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं दे रही थी। मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ दादी अब, और यहाँ नहीं रह सकता। मेरी बीवी को, आपको और मेरे बच्चे को ये ज़रूरत है, तो मैं भला यहाँ क्या करूँगा। मैं कल ही वापस आता हूँ। बोले उदाई कलमात कहता फ़ोन काट चुका था। आमना बेगम के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। इनके पोते ने इनकी पोती को परेशान किया था, क्या वो इतनी आसानी से अपने पोते को माफ़ कर सकती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक इनकी पोती ने जो सहा वो इनका पोता ना से ले, वो इसको अबीर से नहीं मिलवाने देंगी। आइडिया सोचते हैं इनके लबों पर मुस्कुराहट फैली। वो फटाफट फंसे उठती अबीर के कमरे में गई। इन्हें अपने प्लेन पर भी तो काम करना था ना। अभी इसने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखने के लिए सुकून की सांस ली। इसके लबों पर सरशान मुस्कुराहट फैली। इससे पहले भी पाकिस्तान आने पर वो इतना ही खुश हुआ करता था, मगर इस बार कुछ ज़्यादा खुश था। इसका चेहरा बाप बनने की खुशी से चमक रहा था। क्या बाप बनने का एहसास इतना खूबसूरत होता है कि बात बात पर वो मुस्कुराया जा रहा था। ये सोच कर कि वो बाप बनने वाला था। जिस औरत को लावारसों की तरह छोड़ा आया था, आज इसी औरत से इसकी औलाद पैदा होने जा रही थी। वो इतना खुश था, क्या इसका खुशी का होना बनता था। जिसे वो छोड़ा आया था वही इससे इस खुशी से रोशना करा रही थी। क्या ऐसे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए था?
मैं माफ़ी मांग लूँगा तुमसे अबीर। मैं जानता हूँ मेरी गलती थी, मगर अब मैं वादा करता हूँ मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठा था। इस बार घर जाने की एक अलग ही खुशी हो रही थी। वो सोच चुका था कि अब लंबे अरसे तक वो पाकिस्तान से कहीं भी नहीं जाने वाला। आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो अपने घर पहुंच चुका था। ड्राइवर को सामान अंदर लाने का कहते वो तेज कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ। नाश्ते की टेबल पर तकरीबन तमाम अफराद बैठे नाश्ता कर रहे थे। वो गहरी सांस लेता डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। आमना बेगम इसे देखते मुस्कुराई। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं आप? अब वह इनकी गले लगता है, इसकी पेशानी चूम गया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक मेरे बच्चे, तुम खैरियत से आए? जी दादी। वो बारी बारी अब इनके दोनों हाथ चूम रहा था। आमना बेगम की आंखें नीम हुई थी। बचपन में ही अपने बेटे बहू की गुजर जाने के बाद उन्होंने ही रोमान को पोल पास कर बड़ा किया। इसका दूर रहना आमना बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं था। दादो अबीर कहाँ है? इसे बुलाए। रोमान बेचैनी से बोला। हाँ बेटा बुलाती हूँ। नीलम जरा अबीर को तो बुला दो बच्चे। जी बेगम साहब बुला कर लाती हूँ। तेज तेज कदमों से अबीर की कमरे की तरफ बढ़ी। वो दोनों अभी इधर उधर की बातें ही कर रहे थे कि तभी नीलम भागती हुई वापस आई। इसके चेहरे पर हवाएं उड़ी थी और हाथ में एक कागज था। जमान को कुछ गलत होने के एहसास से क्या हुआ गया नीलम बेटा? बेगम साहिबा वो छोटी बीबी जी अपने कमरे में नहीं, बल्कि वो ये नोट छोड़ गई हैं। इस वो नोट रोमान की तरफ बढ़ाया। रोमान ने वो नोट अपनी नज़रों के सामने किया। जैसे जैसे वो नोट पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे इसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। दादी मैं आपसे बेहद शर्मिंदा हूँ, मगर रोमान मुझे ही नहीं चाहते तो ये बच्चा इन्हें कैसे पसंद होगा? मैं अपने बच्चे को किसी को बोझ नहीं बनाना चाहती दादी। मैं एक अच्छी लड़की थी, आप भी बहुत अच्छी हैं, मगर रोमान समझते थे कि मैंने इनसे ये शादी इनके पैसों के लिए की है। जब वो मेरी कोई इज्जत नहीं कर सके तो वो मेरी आने वाली बच्चे की क्या इज्जत करेंगे? मैं अगर अकेली होती तो मैं रह लेती, मगर दादी मैं अपने बच्चे को इन सब चीज़ों में नहीं पालूंगी। ये मेरा बच्चा है। रोमान तो शादी को दूसरे दिन ही मुझसे हर ताल्लुक ख़त्म कर लिया था, तो फिर इस बच्चे से ताल्लुक आहर क्यों रखेंगे? कहना सिर्फ ये चाहूँगी कि मुझे ढूंढनेगा मत, मैं अपने बच्चा खुद भी पाल सकती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब की बार अबीर। रोमान की आंखें सुर हुई थी। ये क्या? ये वैसे सोच तो नहीं आया था तो यहाँ कर हो गया। इसने जख्मी निगाहों से आमना बेगम का चेहरा देखा। आमना बेगम की आंखें भी भीगी हुई थी। वो सुर निगाहों से रोमान को घूर रही थी। रोमान को शर्मिंदगी होने लगी। अपनी बीवी को यूँ जाने नहीं दे सकता था। वो इसे कैसे बताता कि वो इससे बेहद मोहब्बत करने लगा था। इसे अबीर को ढूंढना था, चाहे कुछ भी हो जाए। अबीर को ढूंढ निकालता। जाफर जाफर गाड़ी निकालो। वो बुरी तरह से दौड़ा, दादी की तरफ मुड़ा। दादी मेरे यकीन करें, मैं आपकी बहू को ढूंढ लूँगा, वो मेरा भी बच्चा है। दादी मैं अबीर से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं मानता हूँ मैंने गलती की, मगर मुझे एहसास हो गया था। दादी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी पोती को ढूंढ कर ले आऊँगा। वो इनकी पेशानी पर लब रखते तेज कदमों से बाहर निकला था। आमना बेगम बेदम सी होकर सोफे पे गिरी। ये क्या हो गया था? अभी तो इनके घर पर खुशी की दस्तक थी। अभी तो खुशियाँ घुलती हुई महसूस हुई थी। इनकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरते इनका गिरबान भिगोने लगे। दूसरी तरफ रमान घर के आसपास इसे ढूंढ रहा था। हर जगह से अल्लाह अलमी का इज़हार सुनते हुए अस्पताल में भी आबिर को ढूंढ रहा था, मगर आबिर तो यूँ गायब हुई जैसे इससे आसमान ने गिर गया हो। वो थकन से चूर हो गया था, मगर फिर भी वो इसको ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक किए हुए था। वैसे कहीं से नहीं मिल रही थी। अस्पताल घर, यहाँ तक कि वो यतीमखाना को भी छान चुका था, मगर कहीं भी ना थी। थक हार कर एक इंसान रोड पर गिर गया। अभी तो वो बाप बनने के एहसास को महसूस किया था। अभी तो इस औरत से मोहब्बत करनी शुरू की थी। तो अभी ही वो दिनों में इससे दूर भी जा चुकी थी। बर्दाश्त के बावजूद भी इसकी आंखें छलक पड़ी। अब वो इस इंसान रोड पर बैठे बच्चों की तरह रो रहा था। कोई इसे रोता देखता रहता तो मानता ही नहीं कि यह वही रोमान शारी है जिसके मुआज़रियत के किस्से लोगों को सुनने रखे थे। वक्त कामा तेजी से गुजरना सबक गुजरता चले गया। 7 माह का अरसा पर लगा उड़ गया। किसी को पता भी न चला। रोमान इन 7 माह में पहले से भी कहीं ज़्यादा संजीदा हो गया था। इसने इन 7 माह में पागलों की तरह अबीर को ढूंढा, मगर अबीर कहीं ना मिली। रोज़ वो हिम्मत हारता था और रोज़ इसकी बस होती थी, मगर अगले दिन वो फिर से नए हौसले और जज्बे से अबीर की तलाश में सरगर्द हो जाता। रोज़ थक कर चूर होता, मगर न जाने क्यों अबीर के मामले में वो अपनी हिम्मत नहीं हार रहा था। वो इसकी ज़िंदगी बन चुकी थी और इसके बगैर नहीं रह सकता। ये 7 माह इसके ने कैसे गुजारे बस वही जानता था। इसकी गलती थी सिर्फ और सिर्फ इसी की गलती, जो आज इसका बच्चा इसकी जान से प्यारी बीवी इससे दूर थी। सिर्फ इसी की वजह से थे। वो थके हारे कदमों से घर लौटा। इसके कदमों में ऐसी शिकस्त थी कि आमना बेगम का दिल पर हाथ पड़ा। वो शिकस्त का फौर अंदाज़न सोफे पे बैठा था। इसके कंधे पे झुके हुए थे। क्या हुआ मेरे बच्चे? आबिर को कुछ पता चला? नहीं दादी, ज़मीन आसमान एक कर दी इसे ढूंढने के लिए, मगर कहीं नहीं मिल रही। ऐसा लगता है जैसे इसे आसमान खा गया हो। दादी कोई अस्पताल हॉस्टल, यहाँ तक कि तमाम यतीमखाने भी छान मारे हैं, मगर वो कहीं नहीं। दादी मेरा दिल घबरा रहा है। मैं अब और नहीं रह सकता इसके बगैर। मैं थक गया हूँ दादी मैंने एक अरसा इसके और अपने बच्चे के बगैर गुजारा है। इस वक्त में जिस वक्त में औरत को सबसे ज़्यादा इसकी शोर की ज़रूरत है, इस वक्त मेरे साथ नहीं। दादी मैं सोच के मर रहा हूँ, मेरी गलती है सब।
सब मैंने किया। दो घुटनों के बल जमीन पर बैठता आमना बेगम की गोद में सर रखते रो दिया था। आमना बेगम की आंखें भी भीगने लगी थी। जिस बच्चे को हाथ में पाला था वो इससे रोता हुआ मंजूर नहीं था। वो इसके सर पर हाथ फेरने लगी। मेरे बच्चे, अल्लाह से बेहतरी की दुआ करो, अबीर जरूर मिलेगी, मेरे दिल को यकीन है। वो दादी के यकीन पर फिर से जी उठा था। तय हुआ वो कल फिर इसे ढूंढ रहा था, और क्या पता इस बार ढूंढने से वो उसे मिल जाती। इसने काफुर से अपनी गाड़ी से बाहर कदम निकाला। धूप सीधा इसकी आंखों में आकर लगी थी। इसने सन ग्लासेस अपनी आंखों में चढ़ाते इस शॉपिंग मॉल की जानब कदम बढ़ाए थे। इन 7 माह में वो कहीं शॉपिंग मॉल भी छान चुका था, मगर आज भी हर जगह दोबारा से इसे ढूंढ रहा था। वो मॉल के अंदर दाखिल होता हर जगह अबीर को ढूंढ रहा था। लोगों को इसकी तस्वीर दिखा दिखा कर इसके बारे में पूछ रहा था, मगर लोगों की तरफ से लाइवी के इशारे से फिर से कमजोर कर रहा था। इसकी हिम्मत जवाब देने लगी, मगर वो हिम्मत करता फिर से सब से पूछ रहा। घूमते घूमते वो बेबी शॉप की जानब आ गया। बच्चों के कपड़ों को देखकर इसकी आंखें भीगी। अगर आज अबीर इसके साथ होती तो इनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला होता, और वो अबीर मिलकर इस बच्चे की शॉपिंग कर रहे होते। मगर इसका नसीब वो बाप बनने वाला था, मगर फिर भी इसे मालूम ही नहीं था कि इसका बच्चा था कहाँ। बच्चों के कपड़े को हाथ लगाकर चेक करने लगा। दिल कर रहा था पूरा माल खरीदे, मगर अभी वो ये शॉपिंग नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अभी किसी और काम से यहाँ आया था। इससे पहले कोई यहाँ से निकलता तभी इसके कदमों के साथ साथ इसका दिल भी रुक गया। वो तेजी से इस आवाज़ की जानब भागा। वहाँ पहुँचने पर वो अपने दिल पर हाथ रखकर खड़ा रह गया। सामने वो सेलमैन से बहस कर रही थी। वो वही थी, हाँ वो वही थी। मुजस्मा वही, पहले से कहीं ज़्यादा हुस्न हो चुकी थी। जिस्म बेडौल हो गया था, मगर कशिश पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। इसे अपने सामने यूं खड़ा देख रोमान की आंखें भर आई। वो तेज कदमों से इसकी जानब भागा। कदमों के चाव सुन अबीर ने पलट कर देखा। दूसरे ही लम्हे इसके कदम भी जमीन में जिगड़े थे। वो होश में आती तेजी से इस शॉप से बाहर निकली। रोमान तेजी से इसके पीछे भागा। इसका हाथ थाम कर अपनी जानब खींच गया। वो किसी कटी डाल की तरह मैं इसके टकराई कि हाँ थी तुम अबीर। वो इसका चेहरा पकड़े बेहूदी की अलम होला। अबीर इसका हाथ झटकी कि यहाँ बेफजूल का तमाशा लगाने की जरूरत नहीं। रमान साहब, इसका लहजा साथ था। मेरे साथ घर चलो, नहीं तो यहाँ ऐसे तमाशा लगाऊंगा कि तुम्हारी सोचोगी। चुपचाप घर चलो। तो इसकी ज़्यादा तरीके से इस पर डालते, इसका हाथ पकड़ते, तकरीबन घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया था। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते नरमी से इसे फ्रंट सीट पर बिठाते हुए ड्राइविंग सीट की तरफ आया था। गाड़ी में बैठते वो अबीर को देखते मुस्कुराया। इसे देखकर दिल व दिमाग में सुकून फैल गया था। अबीर नाराज़गी से दूसरी जानब मुंह मोड़ की। वो इसको घर जाकर मनाने का इरादा रखते गाड़ी स्टार्ट करते। गाड़ी को घर की तरफ डाल गया था। आमना बेगम पिछले आधे घंटे से अबीर को अपने साथ लिपटे प्यार कर रही थी। रोमान पहले बदले इंतजार कर रहा था कि कब इनकी प्यारी दादी इसकी बीवी को छोड़े और कब अपनी बीवी को जी भर कर देख सके, मगर दादी इसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोमान को इस वक्त दादी किसी वजह से कम नहीं लग रही थी। मेरी बच्ची तो आ गई ना, अब सब सही हो जाएगा। वो इसके दोनों हाथ चूमती बोली थी, जी दादी आपके अब कहीं नहीं जाऊंगी। वो भी इनका हाथ चूमते हुए चुमकी थी। मेरी बच्ची, इस गधे को माफ कर दे। यकीन मान, तेरे जाने के बाद इसने गधों की मान तुझे ढूंढा है। बहुत मोहब्बत करता है मेरा वो तो तुझसे। आमना बेगम प्यार भरी नजर इस पर डालते अबीर को कह रही थी। रोमान बेफजूल ही शर्माने लगा। जी दादी, आपने कहा था इसलिए आ गई, वरना आप इस दिन कह रही थी कि अभी कुछ और दिन इनको सबक सिखाना है। आखिर ये भी तो समझी कि औलाद से मोहब्बत होती क्या है। जल्दी जल्दी वो बात भूल गई थी जो इसे नहीं भूलना चाहिए था। आमना बेगम ने इसके मुंह पर हाथ रखा था। वो बेयकीनी से मुंह खोले अबीर और आमना को देख रहा था। क्या मतलब ये सब इन दोनों की साजिश थी? वो दोनों मिलकर इसे बेवकूफ़ बना रही थी। इसने घूर कर आमना बेगम को देखा था। आमना बेगम प्यार भरी नजर से डालते मुस्कुराई थी। वो भी मुस्कुरा दिया था। चलो कोई नहीं, अब तो वो इसे मिल गई थी ना। और इन 7 माह में इसे इसकी कदर भी पता चली थी कि मिसेस रोमान नशारी मिस्टर रोमान के लिए कितनी ज़रूरी थी। इसके फूले फूले गुलाबी गाल रोमान को बेतहाशा खूबसूरत लग रहे थे। जा मेरी बच्ची, थक गई होगी, जा आराम कर ले। आमना बेगम इसका खूबसूरत चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरे इसके चेहरे पर अपने लब रखी थी। जी दादी जान, वो इनको प्यार करती, चादर अपने ऊपर तरीके से लिपटती, अपनी गर्मी कमरे की जानब बढ़ी थी। इसके जाने के बाद आमना बेगम ने मोहब्बत भरी निगाह रमान पर डाली थी। जा मेरे बच्चे, मना ले इसे। इनकी कहने की देर थी को तीर की तरह अपने कमरे की जानब भागा था। आमना बेगम हंसती थी। इन्होंने सुकून की गहरी सांस भरी थी। अब सब सेट था। वो कमरे के अंदर दाखिल होता मुस्कुराया था। सामने ही वो खड़ी चादर तय कर अंदर रख रही थी। इसका फूला फूला बेडोल जिस्म देखते रोमान के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट बिखर गई थी। कौन लोग होते हैं वो जो इस हाल में अपनी बीवी को कहते हैं कि तुम मोटी होकर अच्छी नहीं लग रही। इस वक्त अपनी बीवी इस हाल में भी बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी।
وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کے پھولے پھولے گالوں کو اپنے ہاتھ میں بھر گیا۔ اب یہ چونکہ اسے دیکھتی ناراضگی سے اپنا رخ موڑ گئی، وہ اس کے ہاتھ سے چادر لے کر اس کو اس کی جگہ پر رکھتے نرمی سے ابیر کو بستر پر بٹھاتے ہوئے زمین پر بیٹھا تھا اور ابیر کے دونوں پاؤں کو اپنے ہاتھ میں لیتے انہیں اپنی گود میں رکھ گیا تھا۔ پاؤں سوجن کی وجہ سے شدید پھول گئے تھے اور نرمی سے ان پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگا۔ ان 7 ماہ ابیر نے کیسے گزارا تھا ہوگا، اسے سمجھ نہیں آ گئی۔ یہی تو وہ دن ہوتے ہیں جس میں شور اپنے بیوی کے ناز نخرے اٹھاتا ہے اور وہ ایسے وقت میں اپنی بیوی سے دور تھا۔ اسے پھر سے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ ابھی بھی نہیں جانتا میں آپ کے اپنے کی معافی کیسے مانگوں۔ میں نے بہت غلط کیا، میں نے تمہیں ایک غلط لڑکی سمجھا، مجھے معاف کر دو ابیر، وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ کبھی تمہارے دل نہیں دکھاؤں گا۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے آنکھوں میں ڈھیروں آس لیے اسے کہہ رہا تھا۔ ابیر نے رخ موڑا تھا۔ میری جان پلیز مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مگر میرا خدا گواہ ہے کہ میں اس کے بعد ایک پل بھی سکون سے نہیں رہ سکا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا ابیر، اس بچے کے علم میں آنے سے پہلے ہی میں تمہیں چاہنے لگا تھا۔ اس بچے کے بارے میں جیسے ہی پتہ چلا میں فوراً پاکستان آیا، مگر اس کے بعد تم چلی گئی۔ میں نہیں بتا سکتا ابیر کہ میں نے 7 مہینے کانٹوں پر گزارے ہیں۔ تمہارے بغیر مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، میں پاگل سو جاتا تھا۔ اب تم مجھے ملی ہو تو سکون آیا ہے، پلیز ایسا مت کرو، مجھے معاف کر دو۔ اس کا لیجا بھیگنے لگا تھا اور ابیر بھی پگھل گئی تھی۔ 7 ماہ خود سے اور اپنے بچے سے اسے دور رکھ کر وہ اسے اچھی خاصی سزا دے تو چکی تھی، اب اور کیا کرتی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ گئی۔ میں نے معاف کر دیا آپ کو روان، مگر مجھ سے وعدہ کریں آئندہ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ روان کھل کر مسکرائے، نہیں میری جان، کبھی بھی کچھ نہیں کروں گا۔ وعدہ کریں مجھ سے کہ مجھے چھوڑ کر بھی نہیں جائیں گے۔ وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ جہاں جاؤں گا تمہیں لے کر جاؤں گا۔ اس کے کہنے پر ابیر پیکا سا ہنستی تھی۔ روان نے مسکرا دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ابیر کا پھولا پھولا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھامے اس کی پیشانی پر اپنا لب رکھ دیا تھا۔ ابیر نے عقیدت سے آنکھیں موندی تھی۔ بے تحاشا محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنی نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھامے ان کو اپنے لبوں سے روشنا کر رہا تھا۔ میں بھی آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ ان 7 ماہ میں آپ سے دور رہ کے ابھی آپ سے دور نہیں تھی روان۔ مجھے آپ سے اسی دن محبت ہو گئی تھی جس دن اللہ نے وہ رشتہ ہمارے درمیان جوڑا تھا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے اظہار سن روان نے نرمی سے اسے خود سے لگایا تھا۔ دونوں نے سکون سے آنکھیں مولی تھی۔ اب زندگی میں سکون ہی سکون لکھے ہوئے تھا۔ یہاں پہ یہ ناول ہوا ختم۔ کیسا لگا آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔